हाय एवरीवन। तो लास्ट टाइम पे अपन ने डिस्क्रीट और रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया था। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जिनका रेंज आप लिख पाओ और उसका रेंज कभी ना कभी तो खत्म होगा। सिंपल इज दैट, है ना। उसका रेंज कभी ना कभी तो डेफिनेटली खत्म होगा। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि उसका रेंज कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि 4 कार्स आर सेलेक्टेड, अब इसका रेंज कभी ना कभी तो खत्म हो गई ना, क्योंकि आपको बोला है कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्स हैविंग डीजल इंजन। तो चार में से कितने के पास डीजल इंजन हो सकता है? 0 1 2 3 4, बस इतने ही पॉसिबिलिटीज है, वही रेंज बन जाएगी। नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग जो है वो कंटिन्यूस नहीं था, डिस्क्रीट था, है ना। नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग कंटिन्यूस नहीं था, डिस्क्रीट था, क्योंकि आप इसका जब रेंज लिखने जाओगे तो सारे इंटीजर आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना 1.5 भी आ जाएगा, 2.3 भी आ जाएगा, ना ना ना। नंबर ऑफ फ्लोर्स हमेशा इंटीग्रल होगा। ठीक है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर। तो आप जब भी रेंज लिखने जाओगे 1 2 3 4 से लेकर, तो कभी ना कभी तो ये खत्म होगा ना यार, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ फ्लोर्स इनफाइनाइट हो जाएगी। तो रेंज आपका जो रहेगा वो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बट दे विल बी काउंटेबल। तो आपको बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से सोचना है। ठीक है। रिडक्शन इन वेट, रिडक्शन इन वेट जो है उसका रेंज अगर आप लिखने जाओगे तो कभी भी उसके रेंज में फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल वैल्यूज नहीं आएगी। ये खत्म नहीं होगा कभी भी, है ना। कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे वेट तो कितने से भी कम हो सकता है ना, 1.5 किलोग्राम से भी कम हो सकता है, 1.3 किलोग्राम से भी कम हो सकता है, 1.2 से भी कम हो सकता है, 1.22 से भी कम हो सकता है, 1.21 से भी कम हो सकता है, 1.213 से भी कम हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो आप अगर रेंज लिखने जाओगे ना तो कोई फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं आएगी। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता क्या है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बहुत आसान है ये, ना। जितना भी अपन पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में अभी, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। और ये सब अपन पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा इनका नाम अलग आ गया है। ये वही चीज़ है जो हम पास्ट में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा इनका नाम बदल के हमको दोबारा वही चीज़ दे दी गई है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको अपन पीएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएमएफ। देखिए भाई, मैं आपको, है ना, अंग्रेजी में डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ। तो मान लो अपन ने 2 कॉइन्स टॉस करे। कितने कॉइन्स? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब जो 2 कॉइन्स मैंने टॉस करे हैं उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? आउटकम को अपन क्या बोल देंगे? रैंडम वेरिएबल बोल देंगे। ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि जब भी अपन कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास आउटकम्स क्या क्या आते हैं? या तो दोनों कॉइन में हेड आ जाएगा, या तो दोनों कॉइन में, सॉरी, एक में हेड एक में टेल, या तो फिर टेल हेड, या तो फिर टेल टेल। 4 ऑप्शंस अपने पास पॉसिबल है, जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ठीक है। अब इन चारों पॉसिबल आउटकम में से हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे। टेबल भी इसका बनाएंगे हम कि हमारे पास आउटकम्स रहेगा एक कॉलम में, एक कॉलम में हमारे पास उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है। चलो, इतना अपने को समझ में आता है। अब हमारे पास क्या रहता है ना कि आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो हेडेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल। आपको अगर बोलता हूं मैं कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 1 मिनट रुको, थोड़ा इसको अलग तरीके से सोचने दो।
हमसे अगर कहा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी या फाइंड या फिर ऐसा बोलो कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल है। रुकना, आपको धीरे से समझ में आएगा ये चीज। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है विच रिप्रेजेंट्स number of head in a particular outcome ठीक है। मैंने क्या बोल दिया कि रैंडम वेरिएबल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है? एक्स। ठीक है। आप में से कोई एक, जैसे कि मंथन मंथन बोल सकता है कि नहीं नहीं सर, आप क्या करो कि कोई मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। मंथन ने ऐसा मुझे बोला कि सर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि आप है ना नंबर ऑफ टेल्स के बारे में, नंबर ऑफ टेल इन एन आउटकम के बारे में अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब हम क्या बोलेंगे उस केस में, मंथन के हिसाब से वो क्या सॉल्व कराना चाहता है मुझे? नंबर ऑफ टेल। तो मंथन के हिसाब से जो रैंडम वेरिएबल हो जाएगा वो नंबर ऑफ टेल हो जाएगा, नंबर ऑफ टेल। ठीक है, ये हो सकता है। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली जो भी आपको क्वेश्चन वाले ने बोला है, जो भी क्वेश्चन वाले ने बोला है वो आप रैंडम वेरिएबल बना दोगे। तो यहाँ पर देखो आउटकम क्या है? हेडेड। देखते हैं अपन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स क्या है कि हर आउटकम में कितने रैंडम वेरिएबल आ रहे हैं, या हर आउटकम में, सॉरी, हर आउटकम में कितना हेड आ रहा है। तो हर आउटकम में कितना हेड आ रहा है अपन देखेंगे। पहले वाले आउटकम में कितने हेड आ रहे हैं? 2 हेड आ रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू है क्या? एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेड इन अ पर्टिकुलर आउटकम, नंबर ऑफ हेड इन अ पर्टिकुलर आउटकम। ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो क्या जाएगा? जितना हेड है, कितने हेड है? 2 हेड है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाले में कितने हेड है? 1, तो x का वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर कितने हेड है? अगेन एक ही हेड है। इस पर्टिकुलर आउटकम में टेल हेड आता है तो आपके पास एक ही हेड आएगा, और लास्ट में कितने हेड है? 0। तो आपका रैंडम वेरिएबल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, 1, 1 एंड 2। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितने हेड आ रहे हैं कौन से आउटकम में। समझ में आ रहा है? अब अगर अपन प्रोबेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो आप बताओ मुझे कि डबल एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डबल एच आने की प्रोबेबिलिटी ये है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है बेटा? टोटल 4 आउटकम आ सकते हैं, और उन 4 आउटकम में से फेवरेबल क्या है? एच एच, एक ही फेवरेबल आउटकम है ना, तो एच एच के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। एच टी एक ही बार आ सकता है ना, एच टी, तो 1/4 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी भी, 1/4, 1/4। टी एच, टी एच के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? या आप ऐसा सोच लो सिंपली, मैं थोड़ा सा और आसान करके बता देता हूँ। 2 हेड आ जाए एक ही आउटकम में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। एक ही हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो अपन देखेंगे अभी। लेकिन अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4। क्योंकि ये 4 आउटकम है और चारों आउटकम इक्वली लाइकली है, कोई भी आ सकता है ना, किसी की भी तरफ बायसनेस नहीं है। तो ये आपका टेबल बन गया। ठीक है, अभी ये जो टेबल बना है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि आपके पास 3 कॉलम है। पहला कॉलम है आउटकम्स का, जिसमें सारे आउटकम्स आ सकते हैं। दूसरा कॉलम है उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का, और तीसरा आउटकम है वैल्यू ऑफ एक्स का। एक्स क्या है यहाँ पे? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल अपन ने किसको डिसाइड करके बोला है? मैंने नहीं डिसाइड करा है, मान लो ये क्वेश्चन ही था, है ना, ये क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन ने बोला था कि आप हेड, नंबर ऑफ हेड जो है हर आउटकम में कितने आ रहे हैं उसको नोट करो। तो हमने बोला कि नंबर ऑफ हेड को अपन एक्स बोल देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हेड को अपन एक्स बोल देते हैं, तो एक्स की प्रोबेबिलिटी, एक्स की वैल्यू पहले वाले केस में या लास्ट वाले केस में 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 हेड है। सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट में 1 1, और फर्स्ट वाले में 2 हो जाएगी क्योंकि 2 हेड आ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, 2 हेड आ गए अपने पास पहले वाले केस में। अब होता क्या है कि probability of all the values of x,
आप अगर देखोगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 0 हेड्स। समझो, धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे। दूसरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ x क्या है, x क्या है, x है नंबर ऑफ हेड, तो आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 1 हेड। और तीसरे वाले में अगर आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x का वैल्यू 2 हो जाना। x क्या था, नंबर ऑफ हेड, मतलब हेड 2 बार आ जाए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, मैथमेटिकली अपन ऐसे बोलेंगे और अंग्रेजी में अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ कितने हेड, 2 हेड्स। हाँ, और आगे बढ़ रहे हैं, शांति रखो। अगर मैंने आपके सामने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये थोड़ा सा नॉनसेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप 2 सिक्के उछालते हो तो उसमें 3 हेड आ ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब आपका x का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 2 तक जाएगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो, है ना। और मिनिमम कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 हेड आना एक पॉसिबिलिटी है। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम नोटेशन कैसा लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी का आउटकम हम जब थोड़ा सा, जैसे अपन जो मैंने आपको जेई के सिलेबस के लिए पढ़ाया है, उसमें हम लोग ऐसे नहीं लिखते थे। उसमें हम लोग नॉर्मली लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 0 हेड्स। यहाँ पे अपन उसको थोड़ा सा और हाई फाई लैंग्वेज में लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड। समझ में आ रहा है आपको, जो भी आपका रैंडम वेरिएबल उसको आपने एक्स बोल दिया। अब हमने बोला कि x इज इक्वल टू 0, टेबल पर जाते हैं, x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 1/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन एंड स्ट्रेट 1/4, खत्म। अब आप बोलोगे x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, तो x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, इसको हटा देता हूँ ना, x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग एक प्रोबेबिलिटी 1/4 है और एक और है 1 के करस्पॉन्डिंग 1/4 एक और है, तो 2 बार 1/4 है ना। तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे जितने भी आपके x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उसको आप हेड ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 2/4, दैट इज हाफ। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 हो जाए, वो प्रोबेबिलिटी हाफ है। मजा नहीं आया सुन के। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूं, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक बार हेड आ ही जाए, एक बार हेड आ जाए, एग्जैक्टली 1 बार, एग्जैक्टली एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। देखो ना, हेड एक बार आना एग्जैक्टली, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 2 फेवरेबल आउटकम है और टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 4, वही चीज है। तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप हमको, अरे भाई यही आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में पीएमएफ पढ़ाया गया। अभी पीएमएफ पढ़ाने का मतलब क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि आपको पीएमएफ हम डिस्क्रीट के लिए पढ़ाते हैं और कंटिन्यूस तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। नहीं सुना आपने, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। 2 तरह के आरवी होते हैं, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आज अभी रिवाइज भी करवाया था, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट आपके सिलेबस में है, डिस्क्रीट हम पहले पढ़ा देते हैं ताकि आपको कंटिन्यूस समझ में आ जाए, इसका यही पर्पस होता है। लेकिन अब आपके कंटिन्यूस सिलेबस में है ही नहीं, तो अपन डिस्क्रीट देख लेंगे, लेकिन वो काफ़ी हद तक अपन जो पढ़ चुके हैं एकदम वैसे ही, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो आपके सामने टेबल बना हुआ है ना, ये जो टेबल बना हुआ है, इसी टेबल को हम लोग बोलते हैं PMF। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आराम आराम से है ना, डाइजेस्ट होने दो धीरे धीरे। बहुत आसान चीज बता रहा हूं मैं कि आपका जो भी रैंडम वेरिएबल है उस क्वेश्चन के हिसाब से आप डिसाइड करोगे। अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि नंबर ऑफ टेल के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, है ना, तो आप क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टेल को आप x बोल देते। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, क्योंकि टेल है ही नहीं। अगर अगर आपके लिए आपको टेल के बारे में बोलता, यहाँ पर कितना हो जाता है, x का वैल्यू 1, यहाँ पे 1 हो जाता और यहाँ पे 2 हो जाता, सब कुछ उल्टा हो जाता। फिर हम उस हिसाब से डील करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है कि क्वेश्चन के हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं। और ये जो टेबल बना देता हूं मैं, इसी टेबल को अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अभी इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, वो मैं आपको यहीं पे लिखवाने वाला हूँ कोने में, फिर मैं आपको ऊपर अंग्रेजी में लिखवा दूंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब होता क्या है, ध्यान से देखना, ये हर किसी को आता है, पहले से आता है, बस थोड़ा सा एक टर्म आपके लिए आगे बढ़ा दिया, पीएमएफ, ठीक है।
इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जितने भी प्रोबेबिलिटी है अपने पास x के लिए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi का सम क्या हो जाएगा, i का मतलब समझते हो ना आप, 1 2 3 4 ये होता है, ठीक है। इसको देखो मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi का समेशन, अब ये x जो होगा ना, ये जो i जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, तो अपने को पता नहीं है एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, तो अपन कुछ लिखेंगे नहीं, अपन यहाँ पे सिर्फ i लिख देते हैं कि i जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो अपने को पता नहीं, वो तो यार क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मान लो ये सिक्के की जगह अगर डाइस का क्वेश्चन होता तो अपन i का वैल्यू कुछ और लेते, है ना। तो ये तरीका है लिखने का। आप ये बताओ मुझे x के 1 होने की प्रोबेबिलिटी, x के 0 होने की प्रोबेबिलिटी और x के 2 होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर तीन प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल है, या तो x 0 हो जाए, या तो x 1 हो जाए, या तो x 2 हो जाए। बहुत जल्दी चमक जाएगा, देखते रहो बस। इन सारे प्रोबेबिलिटीज का सम ना हमेशा 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 1 आएगा। चेक कर लो, अभी बता दे रहा हूँ, 1/4 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू हेड तो मैंने बताया ही नहीं, देखते हैं अपन, टेबल पे जाओ, 2 ये रहा आपका रैंडम वेरिएबल 2 हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू हेड क्या आ जाएगी 1/4, 1/4, तो अपन सबको ऐड कर देंगे, 0 की प्रोबेबिलिटी 1/4, x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/4, है ना। सबको ऐड करो एक बार जरा, कितना आ रहा है, 1/4 प्लस 1/4 तो हाफ होता है, और हाफ प्लस हाफ 1 होता है, आ गया ना 1। तो यही डेफिनेशन होती है पीएमएफ की। पीएमएफ में ये होता है कि सारे रैंडम वेरिएबल्स के होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, और दूसरी बात सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियस है ना। सारी प्रोबेबिलिटी मतलब x के 2 होने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि ये नेगेटिव हो। सर ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात है ना, तो 10वीं कक्षा में पढ़ा देते थे कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्यों लिखवा रहे। अरे मैं बता तो रहा हूँ, जबरदस्ती आपको ये पढ़ाया जाता है ताकि आपको कंटिन्यूस वेरिएबल समझ में आए। अभी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपन इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटी, हर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को बेटा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बहुत आसान बात है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 तो हो ही सकती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, और 0 से बड़ी रहेगी हमेशा, ठीक है। अच्छा, कायदे से तो मेरे को ऐसा लिखना चाहिए कि 0 से बड़ा हो और प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा हो, बट ये लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती है तो हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, तो इसको अपन लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी मेमोरी वेस्ट नहीं करेंगे, बस इतना ही लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वो होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वो होता है जिसमें ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसको अपन पीएमएफ नहीं कहेंगे। अच्छा सर पीएमएफ था कि एक बार और बता दो ना, थोड़ा दिमाग में आया नहीं। देखो पीएमएफ होता है ये टेबल, आउटकम प्रोबेबिलिटी और एक्स, आउटकम प्रोबेबिलिटी और एक्स का जो भी टेबल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मतलब हर एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देना, इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का टेबल बनाना, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अपन अंग्रेजी में आप डेफिनेशन लिख लेते और आपका ये चैप्टर खत्म है। बस मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ये भी पढ़ना है ना, तो वो अलग है, वो आखिरी के 10 मिनट में पढ़ा दूंगा, उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, वैल्यू रखना है, आंसर आता है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या अपन इसमें पूरे नंबर लाएंगे, लाएंगे ना। पहले सर 2-4 क्वेश्चन करा दो तो कॉन्फिडेंस आएगा, पहले अपन ये लिख लेते हैं। तो मैं आपको देखो पहले बता देता हूँ हिंदी में क्या डेफिनेशन लिखूंगा, लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अरे प्रोबेबिलिटी की लिस्ट, एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से एक्स इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर एक्स इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस लिस्ट को अपन पीएमएफ कहते हैं,
ठीक है। और हर पीएमएफ की प्रॉपर्टी होती है कि वो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो भी लिखवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना, लिखिए मेरे साथ, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, the probability distribution of a discrete random variable of a discrete random variable is, क्या लिख रहा हूँ, देखो देखो देखो, नहीं आप देख नहीं रहे हो, मैं मिटा दूंगा, क्या लिख रहा हूँ देख रहा हूँ, is a list of probabilities, sorry, is a list of probabilities associated, किसके साथ associated, with each random variable या with each of its possible values। ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया यार, बहुत ऊपर चला गया, associated associated with, देखो, the probability distribution of a discrete random variable is a list of probabilities associated, लिखिए, with each of the, क्या लिखूंगा द के सामने, बताओ, मैं नहीं नहीं नहीं, द के सामने मैं लिखूंगा कि हर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का लिस्ट, उसी को अंग्रेजी में लिख रहा हूं, तो लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द रैंडम, ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, बस। ठीक है, इसको आप लिख लो, दिस इज ऑल्सो called as probability mass function। ठीक है, अब इसका अपन एक थोड़ा सा प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे ना, प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो लिखिए मेरे साथ, मैथमेटिकल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी सर, पहले बता दो ना, क्यों इतना सस्ता रहे हो। देखो, ये जो पिंक वाली इंक से लिखा था ना मैंने, यही चीज मैं अभी ऊपर लिखने वाला हूँ। मैथमेटिकल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, अरे यार ध्यान से सुनो, सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। मुश्किल था? नहीं, ऑब्वियस है, ऑब्वियस। और सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यही मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूंगा मैं। ठीक है, लिखिए, इफ x is a discrete random variable defined on a sample space, defined on a sample space S, and the range of a random variable, and the range of a random variable, जल्दी जल्दी लिख लो, आखिरी डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन कसम से, इसके बाद कोई डेफिनेशन नहीं है, बस 3 क्वेश्चन है और चैप्टर खत्म। ठीक है, वेरिएबल x assumes, if x is a discrete random variable defined on a sample space and the range of the random variable x assumes discrete values, discrete
वैल्यूज x1 x2 x3 से लेके xn। ठीक है, मैं कैपिटल में भी लिख सकता हूँ इसको, कैपिटल में लिख देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना कि स्टेट बोर्ड वाले एकदम अपनी बुक की जो भाषा है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देन द फंक्शन, देखो आप ये डेफिनेशन लिख लो, आपको अगर समझ में आती तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तो मैं यही वाली बात बोल रहा था बस। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। देन द फंक्शन पी आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। वन सेकेंड, x is equal to xi is called PMF, is called probability mass function। अच्छा, कोई एक बच्चा मुझे बताओ, कल आपका लेक्चर है क्या मैथ्स का ऑफ एक्स? इफ कल आपका मैथ्स का लेक्चर है क्या? कल आपकी कोई प्री बोर्ड एग्जाम है क्या? ओके, कोई डेट आया अभी तक कि कब होगा आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड का? नहीं आया ना? स्टेट बोर्ड का एनीवन, कोई भी जानकार व्यक्ति? चलो देखिए, इफ प्रोबेबिलिटी आई इज ग्रेटर देन जीरो, सेकंड अरे वही वाली बात है यार। देखो ना, मैं आपको पहले हिंदी में समझ, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अरे यार कितने बार बताऊं, हर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और सारे x की, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर जो आई है वो क्या है पता नहीं अपने को, 0 से चालू होगा आपका आई, लेकिन खत्म कहाँ पर होगा वो अपने को पता नहीं। तो ऐसे केसेस में अपन सिर्फ आई लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? आपके स्टेट बोर्ड की बुक में ना ये लोग ऐसा लिखते हैं, पी ऑफ एक्स एक्स सिग्मा, और यहाँ पे एक्स लिखते हैं। एक ही बात है, यहाँ पे आई की जगह उन्होंने एक्स लिख दिया है, लेकिन एक्स देखकर ना फील नहीं आता है, इसलिए मैं हमेशा इसको आई की तरह पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, आपको पहले क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा, है ना? ये सब तो डेफिनेशन वाली बात होगी, आपने लिख लिया तो अच्छी बात है। वरना आप अगर यूट्यूब वीडियो जो मैं डालूंगा अभी उसके लिंक पे, है ना, डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको आराम से लिंक मिलता है। आजकल मैं सारे नोट्स का लिंक डालने लगा हूँ, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना डायरेक्टली, आपको मेहनत कम लगेगी। लेकिन आप लिखते जाओ प्लीज़, अदरवाइज आप क्या करोगे ना, आपकी आदत खराब हो जाएगी, आप नोट्स कभी लिखोगे नहीं। खुद के नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेरीफाई whether each of the following, whether each of the following functions can be, each of the following functions can be regarded as PMF for the given values of x। for the given values of x। ठीक है, पहला क्वेश्चन।
लिखो 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 बिंदास, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको x दे रखा है और यहाँ पे उस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ x, ठीक है। तो मान लो x का वैल्यू है 0, 1, 2 और 3, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीईटी में, डायरेक्ट एकदम जो मैं आपको टेबल बना रहा हूँ वो टेबल दे देगा और बोलेगा कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी, और इतना आसान क्वेश्चन होता है, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं इसको। देखो क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, लिखा हुआ है 0.5, 0.2, 0.18, 0.12। आपको बताना है कि ये जो टेबल है क्या ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सर सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज लग रही, देसी भाषा में समझाता हूँ। देखो पीएमएफ का मतलब क्या होता है कि लिस्ट होती है प्रोबेबिलिटी की। जैसे x का वैल्यू 0, 0 के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन वाइज तो इट लुक्स फाइन, बट आपकी कंडीशंस जो है वो दो होती है। पहली कंडीशन क्या है कि ऑल प्रोबेबिलिटीज, जैसे 0, x का वैल्यू 0 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये पॉजिटिव होना चाहिए। गलती से आपको अगर ऐसे -0.5 दे दिया तो आप उसको तुरंत बोल देना कि ये पूरा टेबल नॉनसेंस है। एक भी वैल्यू अगर नेगेटिव मिल गई तो आप बोल देना इट इज नॉनसेंस एंड इट इज नॉट पीएमएफ। आसान है, बहुत आसान है। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहली कंडीशन है कि क्या हर x की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू i, क्या पॉजिटिव है। यस दे आर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम आग के अंधे नहीं है, हमको दिख रहा है ना। देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फिर तो डायरेक्टली बोल दो दे आर पॉजिटिव। पहली कंडीशन तो ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या होता है कि समेशन ऑफ p ऑफ x i, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हो p ऑफ x, समेशन p ऑफ x, सिंपली ऐसे लिख दो या xi लिख दो, फर्क नहीं पड़ता मेरे को तो, खैर, है ना। सिग्मा पी एक्स मतलब हर वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए उसका सम 1 होना चाहिए। मतलब आप जब x की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा आपके सामने, p ऑफ 0, ठीक है। ये 1 होना चाहिए, लेट अस वेरीफाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू 1 हो जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू 2 हो जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू 3 हो जाए। x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.5, 1 हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.2, और 2 हो गया तो 0.18, और 3 हो गया तो 0.12। इन सबका सम आपको चेक करना है क्या ये 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो ही ये पीएमएफ होगा। कंडीशन 1 तो ट्रू हो गई, अगर ये 1 होता है तो कंडीशन 2 भी ट्रू हो जाएगी। देखते हैं 0.5, 0.2, 0.7, इनको ऐड करो, ये कितना लिखा है आपके सामने 0.3, तो 0.7 प्लस 0.3 बिल्कुल 1 हो रहा है, तो कंडीशन 2 भी ट्रू है। तो ये डेफिनेटली फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इट इज अ पीएमएफ। खत्म, खत्म, इतना ही है भाई, इससे आगे कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है। एक्चुअल में पढ़ाते इसलिए ताकि आप आगे वाला जो कंटिन्यूस है ना वो पढ़ पाओ और इंटीग्रेशन से सॉल्व कर पाओ। ये आपको समझ में आता है तो ही आप इंटीग्रेशन भी समझ पाओगे आगे। इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है ना। अब वो आपके सिलेबस में है नहीं तो भाई अच्छी बात है, सेलिब्रेट करो उसको। अब ये जो टेबल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार कौन बनाएगा। सेकेंड टेबल जो अपने पास है वो ये है, ठीक है। और इसमें 0, 1, ओ अच्छा एक बात और है ना, एक बात और, कि जो रैंडम वेरिएबल है इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्योंकि यार कोई भी क्वेश्चन में ऐसा तो हो सकता है ना कि x का वैल्यू -1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हाँ प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो x का वैल्यू है वो नेगेटिव हो गया तो ऐसी खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने सामने जो टेबल बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटीज है इनकी वो दी हुई है अपने को, ठीक है। ध्यान से देखना क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी में लिखा है 0.2 नेगेटिव का
0.7 पॉजिटिव का, ओके, 0.3 एंड 0.2, क्या ये पीएमएफ है? नहीं, ये पीएमएफ नहीं है। क्यों नहीं है पीएमएफ सर? क्योंकि रैंडम वेरिएबल नेगेटिव है ना। ना अरे रैंडम वेरिएबल तो नेगेटिव हो सकता है ना यार। अरे आपके पास एक ऐसा डाइस है एक ऐसा डाइस है जिसमें एक्चुअल में -1 लिखा है एक तरफ, और एक तरफ मान लो -2 लिखा है। तो मैं तो आपको एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि आउटकम आपका जो होता है वो ये होता है। आउटकम नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आउटकम के होने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि क्या, जो ये पहली कंडीशन मैंने यहाँ लिखी थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू आई, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, ऐसे ही लिख देना चाहिए वैसे मेरे को। ऊपर मैंने x इक्वल टू आई लिखा था, वो थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश हो गया ना, सिंपली एक्स आई लिखते हैं। मतलब हर रैंडम, देखो यार, x का वैल्यू 1 हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी, 2 हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी, हर प्रोबेबिलिटी क्या पॉजिटिव है? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि अभी एक बार में प्रोबेबिलिटी -0.2 आ रही है जो नेगेटिव है। तो आप सेकंड कंडीशन को चेक ही मत करो पहली बात तो, क्योंकि सेकंड कंडीशन कहती क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x का सम 1 होना चाहिए, वो तो 1 हो जा रहा है। देखो ना, 0.7 प्लस 0.3 1 हो गया, और ये रमेश और माइनस रमेश तो 0 हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर तो 1 आ जाएगा, लेकिन लेकिन पहली कंडीशन ट्रू नहीं है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक और क्वेश्चन सेम है ना, मैं आपको x इज इक्वल टू, मान लो मैंने आपके सामने प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ मैं 0.2, 0.4, ठीक है, 0.6, 0.8, और रैंडम वेरिएबल जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 1 2 3 4 होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है ना। नंबर ऑफ फ्लोर्स, नंबर ऑफ फ्लोर में रैंडम वेरिएबल क्या होगा? 1 2 3 4 से लेके कहीं तक। बात समझ में आ रही है आपको? नंबर ऑफ फ्लोर में आपका रैंडम वेरिएबल ये हो जाएगा। आउटकम इन ए डाइस, आउटकम इन ए डाइस में रैंडम वेरिएबल हो जाएगा 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? इवन आउटकम इन ए डाइस, इसमें रैंडम वेरिएबल हो जाएगा आपका 2 4 6, इवन, सिर्फ इवन आउटकम। तो ये दिख रहा है आपको, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे 2 4 6 है। जरूरी नहीं है कि एकदम लगातार 1 2 3 4 ऐसा हो ना। तो मैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आपके सामने ऐसा ले लेता हूँ कि 2 4 6 8। डाइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ऐसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। अब आपको बस ये चेक करना है, देखो सुन लो मेरी बात ध्यान से ना। मैं आपके सामने जो 2 लाइन बोलूंगा उसी में आपका क्वेश्चन खत्म है। आपने ऊपर की कहानी सुनी हो या नहीं सुनी हो, अगर आप यहाँ पे फ्रेशली सुनते हो तो भी आपका क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाता है। आपको ये बताना है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अगर आपको पीएमएफ की डेफिनेशन भी नहीं आती ना, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। हालांकि अपन ने डेफिनेशन पढ़ रखी है, लेकिन आपको नहीं भी आती तो भी आप कर लोगे। कैसे? आपको सबसे पहले देखना है कि क्या सारी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का कॉल रो है ना, तो प्रोबेबिलिटी की रो में देखो क्या सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है। यस, देखी, पॉजिटिव है ना। क्यों पॉजिटिव है यार? अपन आंख के अंधे नहीं है, अपने को दिखाई दे रहा है 0.2 0.4 0.6 0.8, दे आर ऑल पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज ग्रेटर देन 0, मतलब x का वैल्यू, सॉरी i का वैल्यू 1 रख दोगे, या सिंपली px लिख दो ना, px लिख दो, ठीक है। तो मतलब रैंडम वेरिएबल अगर 2 होता है तो 2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2, 4 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4, 6 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6, एंड 8 के होने की प्रोबेबिलिटी 0.8। ये सारी प्रोबेबिलिटीज क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव आ रही है, तो हर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, विच इज ट्रू। सेकेंड, क्या सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है? इज इट इक्वल टू 1? नो। क्यों? क्योंकि अपन आंख के अंदर नहीं, दूर से दिखाई दे रहा 1 नहीं है भाई, 1 से एक्सीड कर रहा है। 0.4 0.2 0.4 0.6, 0.6 प्लस 0.6 0.12, 0.12 प्लस 8 0.20, ठीक है। तो ये आपके सामने जो आ रहा है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज कितना आ रहा है? 0.20, ठीक है। 1 आना चाहिए, अगर 1 आता है तो ही मजा आएगा, लेकिन यहाँ 1 नहीं आया, तो आप क्या बोल दोगे कि दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दिस इज नॉट अ पीएमएफ। लिख डालो यहाँ तक,
ठीक है, आपका चैप्टर 80% तो खत्म हो गया है, लेकिन बचा हुआ जो 20% है वो अपन देखेंगे अभी। चिंता मत करो, मैं आपको सब एकदम ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि नया टॉपिक पढ़ लिया अपन ने। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो सीईटी एग्जाम में भी बहुत फेमस है और बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी फेमस है। बोर्ड एग्जाम में तो मैं हर साल देखता हूँ, मतलब मैंने हर साल नहीं देखे लेकिन हर साल के पेपर ज़रूर देखे। तो मैं हमेशा देखता हूँ एक क्वेश्चन ज़रूर होता है ये वाला। लिखिए, कल के पेपर में मैं डालने वाला था लेकिन मैंने नहीं डाला। अच्छा, कल के पेपर का आपका जो क्या बोलेंगे उसको, पैटर्न था वो डिफरेंट था, और वो मैंने इसलिए डिफरेंट दिया था, कल जानबूझ के डिफरेंट दिया था कि आपका अभी फिर से नया पैटर्न आ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की क्वालिटी है ना, और नॉलेज, वो तो कल भी सेम लगेगा और आने वाले पैटर्न में भी सेम लगेगा। ठीक है, तो उसका आप लोग लोड मत लेना, एक बार नया पैटर्न आने तो फिर अपन एक और प्री बोर्ड करेंगे। लिखिए ये वाला क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएबल x has the following probability distribution, has the following probability distribution, has the following probability distribution। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। रुको जरा, टेबल में अभी फिर से बनाऊंगा पूरा और उनकी प्रोबेबिलिटी भी फिर से लिखूंगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6, बनाते जाओ मेरे साथ, टेबल तो बना ही लो आप। तो ये 3 4 5 6। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी 0 के होने की प्रोबेबिलिटी दे रहा है के फॉर कबूतर। ठीक है, और ये दे रहा है 3k, यहाँ पे लिखा है 5k, और ऐसे करके आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 7k 9k 11k और 13k। ये क्वेश्चन है ना, अभी अपन ने इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करा है। लिखिए आप, सॉल्व करें उसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k such that the function represents as a probability mass function। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसी को अपन बाद में अभी एक्सटेंड करके एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लेंगे जब मैं आपको सीडीएफ पढ़ाऊंगा। अभी क्या सीडीएफ थोड़ा सा डाउटफुल है कि आपके सिलेबस में है या नहीं। ओके मंथन, आई बिलीव आपके पास सिलेबस था कल, है ना? तो मेरे को तो पता है कि सीडीएफ शायद सिलेबस में है। ठीक है, क्योंकि आपने 7.1 बोला था उसमें सीडीएफ आ जाता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मेंशन्ड है अगर सिलेबस, या तो मेरे को एक बार और पढ़ के बता दो, थोड़ा मेरे को रिवाइज हो जाएगा। चलो जब तक अपन देखते हैं, आप पढ़ के बता देना जब भी आपको मिल जाएगा। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जोर से बोलो। अच्छा, किसी के पास लिखा हुआ है क्या? सीडीएफ तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही ना, वो तो आसान होता है काफी। सीडीएफ में कुछ भी नहीं है ना, वो तो पता नहीं क्यों सीडीएफ नाम भी दिया है। सीडीएफ आपने अनजाने में पढ़ रखा है पहले से, अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ये था सीडीएफ। ठीक है, दिक्कत होती है वेरिएंस पढ़ने में, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला होता है, वो रटना पड़ता है। रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही फॉर्मूला रटना है आपको, तो बाकी कुछ भी नहीं रटना है। अब आपको ये बताना है कि ये पीएमएफ है या नहीं है। अगर ये पीएमएफ है, अगर ये पीएमएफ है तो के का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये होती है कि के का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि के हर किसी की प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, के हर किसी की प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को वो नेगेटिव बना सकता है, पॉजिटिव भी बना सकता है। तो आप क्या बोलोगे, के शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो हो गया बाय चांस, तो सारी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी,
और सारी प्रोबेबिलिटी का सम भी 0 आएगा, फिर सम तो 1 लाना है, तो डेफिनेटली k का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स, मतलब x का वैल्यू यहाँ 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, वो सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। मतलब सबका सम क्या हो जाएगा, k प्लस 3k प्लस 5k टिल 13k, ये क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ से k कॉमन लोगे तो आपके सामने क्या आएगा, 1 से लेकर 13 तक का ऑड नंबर्स का सम। ठीक है, ये 1 आना चाहिए। तो 1 से 13 क्या है, ये तो AP है, AP है ना। आप इसको या तो उंगलियों में गिन लो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 9, ऐसे कितना ही टाइम लगेगा, 5 6 7, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन चलो चलो गिन ही लेते हैं ना। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 11 36, 39 49, 49 आ रहा है ना। तो 49 इंटू के, ये आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ से आप बोलोगे के का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 1/49 के बराबर। ठीक है, के का वैल्यू अगर 1/49 हुआ तभी ये पीएमएफ कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। आसान क्वेश्चन था, इसके अपन और भी पार्ट्स देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, अभी नहीं देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ तक आप लिखना चाहे तो ज़रूर लिख सकते हैं। अब मैं आपको जाने अनजाने में सीडीएफ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जाने अनजाने में मैं आपको सीडीएफ पढ़ाने वाला हूँ, तो तैयार रहना। फिर मैं उसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखिए, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाम में मत जाओ ना, नाम देख के तो बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या है ये सब। ठीक है, मैं आपको पहले एक आसान सा तरीका बताऊंगा कि ये है क्या, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन जो अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखना, उस पर मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना, अंग्रेजी मुझे भी नहीं आती है, अपन सीधे उसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है वो समझते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो इस सीडीएफ, पहली बात तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक है ही नहीं, है ना। ये तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि नाम इसका है और इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट ये टॉपिक अपने को आता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। उसके अलावा अपने को बस एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, जितने भी बच्चे आज प्रेजेंट है मैं आप सबको बता रहा हूँ, कल मैं एलपीपी पढ़ाऊंगा। एलपीपी का मतलब क्या होता है, फ्री के मार्क्स। लेकिन ये फ्री के नंबर जो है वो हर किसी के नहीं आते, क्योंकि एलपीपी हर किसी को समझ में नहीं आता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतने सारे बच्चे देखे, एलपीपी इतना आसान होता है उसके बाद भी वो लोग एकदम सिली मिस्टेक्स करते हैं, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस में प्री बोर्ड नंबर 1 में भी किया था और 2 में भी किए। ठीक है, दोनों के आंसर शीट्स आपको एक साथ मिल जाएगी अभी चेक होके। ठीक है, 1 की तो अभी मिल जाएगी क्योंकि मेरे सामने खुली रखी है 1 की आंसर शीट्स, यहाँ पर सबकी चेकड है, और 2 की भी आपको मिल जाएगी। मैं कहने का मतलब ये है कि एलपीपी हर किसी को अच्छे से नहीं आता है। लास्ट ईयर भी यही दिक्कत थी, बहुत छोटी छोटी गलतियां करते। अरे फ्री के 6 नंबर होते भाई, 6 नंबर या 5 नंबर फ्री के होते, और वो डिपेंड करता है। हमारे समय 6 नंबर का आता था, अभी 4 नंबर का भी आता है आजकल। तो आपका पैटर्न जो है उसमें शायद 5 मार्क्स क्वेश्चन है, अगर तो एलपीपी का क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का है तो वो उसमें भी आएगा, एकदम फ्री होता है। तो कल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एलपीपी अटेंड कर लेना अच्छे से। मैं आपको सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एक ही लेक्चर में 2 घंटे के अंदर समझा दूंगा, पूरा एलपीपी कल खत्म। फिर अपन नेक्स्ट में मैट्राइसेस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपने पास समय इतना है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको बचे हुए चैप्टर्स भी धीरे 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 सॉल्व करा सकता हूँ। जैसे आपको अगर इंटीग्रेशन पूरा करना है तो वो मैं आपको रोज गाइड कर सकता हूँ, लेकिन पहले अपन बचे हुए चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, हाँ जी।
तो मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मैंने 3 सिक्के उछाले। क्या उछाले? 3 कॉइन्स। मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन लिखूंगा। सर अभी लिख दो ना। नहीं नहीं, अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, अभी लिख दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और मेरे को समझाने में मजा नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए 3 balanced coins are tossed simultaneously. Three balanced coins are tossed simultaneously if x denotes the number of heads. नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, ध्यान से पढ़ो एक बार, बहुत आसान सवाल है। The number of heads, find the probability distribution of x. Find the probability distribution of x. लिखो यहां तक पहले। देखो जब मैं 3 सिक्के उछालता हूं तो आउटकम क्या क्या आते हैं? हेड, 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 टेल, टेल, टेल। ये मैंने 9th क्लास में पढ़ा था, जब मैं 9th क्लास में था, कि कैसे लिखते हैं अपन आउटकम। आउटकम तो आपके पास टोटल कितने आएंगे? 3 सिक्के उछालोगे तो आपके पास 8 आउटकम आएंगे, है ना टोटल। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल आपके पास आउटकम आएंगे 8, 8। तो हेड 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 हेड, टेल टेल, टेल टेल, फिर यहाँ पे आप लिखोगे, 4 बार हेड लिखा था, आप 2 बार लिखोगे, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर एक एक बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। सबसे पहले क्या करना होता है, आपके पास 3 सिक्के हैं, उसको 2 की पावर में डाल दो, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाते हैं 8। ये 9th क्लास के प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाता है वैसे, है ना, आपको भी पढ़ाया गया होगा जब आप 9th क्लास में रहे होंगे। तो 8 आउटकम आते हैं। अब वो 8 आउटकम जो आ रहे हैं उनमें से आप क्या करो, सबसे पहले 4 एच लिख दो और 4 टेल लिख दो, और देन कंटिन्यू जो मैंने आपको बताया, 4 के बाद 2 2, फिर एक एक आगे, ये सारे आउटकम आएंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है? एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स का मतलब क्या हो गया कि पहले वाले में कितने एक्स आ रहे हैं, कितने हेड आ रहे हैं? 3। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हेड है, अगेन 2। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्स का वैल्यू क्या है? रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ हेड अपने को लिखना है। चलो अपन क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल का मतलब क्या होता है कि आपके पास 0 1 2 3 3 ही तो हेड आ सकते हैं मैक्सिमम, ना छोटा बनाते हैं, ठीक है। हाँ भाई देखो इधर, अब आपको इसका टेबल पूरा बनाना है, 0 से लेके आखिरी तक पूरा टेबल आपको खुद ही बनाना है। बना लेंगे अपन, पक्का। चलो बनाते हैं। 0 1 2 3, चलेगा? हम्म, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रैंडम वेरिएबल एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ उस प्रोबेबिलिटी, उस एक्स की होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपने पास क्या आएंगे सैंपल स्पेस में, वो लिख देता हूँ मैं। सैंपल स्पेस में अपने पास जो आउटकम आएंगे, एक मिनट रुक जाओ, एक्चुअली क्या होगा ना कि मैं इसको नीचे नहीं कर पाऊंगा, चलो कोई बात नहीं।
सैंपल स्पेस लिख दो बेटा, ये लिखा हुआ है अपने सामने सैंपल स्पेस, ठीक है, हटाओ, यहाँ लिखते नहीं अपन, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होता है। देखो भाई, x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, क्यों, क्योंकि हो भी सकता है कि 0 हेड आए, जैसे यहाँ पे टी है ना, या फिर 1 हेड, एक बार हेड आ जाए, या 2 बार हेड आ जाए, या 3 बार हेड आ जाए। 3 से ज्यादा हेड नहीं आ सकते ना, आपने 3 सिक्के उछाले और ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 बार हेड आ गया हो, है ना, ये नॉनसेंस नहीं हो सकता अपने साथ। तो आपका x का वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जाएगा, मिनिमम 0। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद अब आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 0 हेड, मतलब 0 हेड, तो अपने को निकालना पड़ेगा अलग से। जब आपको टेबल बनाना होता है, दो क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है जिसमें आपको टेबल पहले से मिल जाए, ऐसा या ऐसा, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको उसमें टेबल पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 निकालना है मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 को मैं बोल क्या सकता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा है एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए बस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसको मैं अंग्रेजी में क्या बोलूंगा कि 0 हेड, एक भी हेड ना आए, तो इसको अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 0 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 0 हेड्स। देखते हैं अपन, है ना, टोटल अपने पास सैंपल स्पेस कितना है, 8, तो नीचे तो 8 आएगा डिनोमिनेटर में, ये तो अपन ने 10वीं कक्षा में पढ़ा था। अब 0 हेड आने का मतलब कि आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो, देखते हैं अपन। 0 हेड कहां पर आएंगे, सिर्फ एक ही बार आएगा, जब टी आ जाए, तो आपके पास एक ही फेवरेबल आउटकम है। और कोई फेवरेबल आउटकम है किसी के पास, हर बार कम से कम एक ना एक हेड तो आ रहा है, देखो हर बार एक बार कम से कम हेड तो आ रहा है, बस लास्ट वाले आउटकम में हेड नहीं आएगा, दैट इज अवर फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 0 हेड कितना आ जाएगा, 1/8, ठीक है, 1/8। तो 0 मतलब x की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि हेड 0 होना, और हेड 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8, वो मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। टेबल बनाते आ रहा है आपको। अगर मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये भी लिखो, पहले इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of 1 head, एग्जैक्टली 1 हेड। तो पहली बात तो आपके पास टोटल आउटकम 8 है, जिसमें से एक बार हेड कहां पर आएगा वो देखते हैं। देखो एक बार हेड आएगा उसको टिक करेंगे, यहाँ पे 3 बार आ रहा है ना, इसको नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 बार, 2 बार, एक बार, ओ माय गॉड दिस इज गुड। यहाँ पे 2 बार, एक बार, अच्छी बात है, एक बार, ऊपर भी आना चाहिए था, नहीं, ठीक है चलो। तो 3 फेवरेबल आउटकम है अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 1 हेड, 3 फेवरेबल आउटकम है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टेबल 3/8। बात समझ आ रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 1 हेड हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब हेड कितने हो जाए, 2। अरे x क्या है, x है नंबर ऑफ हेड्स, x इज, यहाँ पे लिख लो आप, है ना, x मतलब नंबर ऑफ हेड, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 होने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स कितने बार आ सकते हैं अपन देखते हैं। अपने पास सैंपल स्पेस है, रफ में लिखा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, बस। तो यहाँ पर भी आपको टोटल फेवरेबल कितने दिख रहे हैं, 3, और सैंपल स्पेस कितना है, 8। तो सैंपल स्पेस अपने पास है 8 और फेवरेबल है 3, तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, मतलब 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, वो तो आएगी 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, अच्छा यहाँ पे 3/8 लिखा नहीं मैंने, अरे x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग 3/8 आएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 3 हेड्स, 3 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक ही आ जाएगी, 1/8। अरे h एक ही तो है फेवरेबल आउटकम अपने पास, 1/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8। टेबल बन गया। क्या ये टेबल पीएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, यस बिल्कुल करता है, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा, चेक कर लो।
सारी प्रोबेबिलिटी का सम आप चेक करके देख लो, 1/8 प्लस 3/8 4/8, 4/8 प्लस 3/8 7/8, 7/8 प्लस 1/8 8/8, 8/8 मतलब 1। तो ये डेफिनेटली पीएमएफ तो है, ये डेफिनेटली पीएमएफ तो है। ठीक है, अच्छा चलो बढ़िया, ये टेबल अपन ने बना लिया। इस टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं बार बार स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे। ये तो अपने को आता था, अब अपन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाने वाले। मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि फाइंड, ध्यान से देखना है ना, ये वाले क्वेश्चन जेईई के लेक्चर्स के समय में आपको करा चुका हूं, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स की एग्जाम में इसको अलग से एक नाम दे दिया है, सीडीएफ। लिखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability of occurrence of exactly नहीं, at least 2 heads, कम से कम 2 बार हेड आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालने को बोल रहा है। तो कम से कम 2 बार हेड आने चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फेवरेबल आउटकम, सैंपल स्पेस तो आपका फिक्स्ड है, सैंपल स्पेस आपका वही रहेगा जो पहले था, है ना। उसको मैं कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ से। ये आपका सैंपल स्पेस है, HHH से लेके TTT तक। अच्छे से समझ लो, लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद सिंपल एक फॉर्मूला मैं आपको रटवा दूंगा, है ना, वेरिएंस का और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला मैं आपको रटने को बोल दूंगा। उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अच्छी बात है ना यार, एक फॉर्मूला रट लेंगे, अपने को फ्री के नंबर मिल रहे हैं अगर तो। और इतना मुश्किल भी नहीं है वो फॉर्मूला, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट कंसेप्ट है, इसको समझ लो। मैंने क्या बोला? एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 बार हेड आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या रहेंगे? आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे, देखो ध्यान से कम 2 हेड होने चाहिए, कम से कम। तो 2 हेड का मतलब क्या होगा कि आपके पास 2 हेड्स होंगे, वो चलेगा। 0 हेड चलेगा क्या? 1 हेड चलेगा? ना ना ना, अरे यार मिनिमम तो आपकी रिक्वायरमेंट है 2 हेड होने ही चाहिए। तो 0 हेड भी नहीं चलेगा, 1 हेड भी नहीं चलेगा, 2 हेड चलेगा और 3 हेड भी चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो आपको बस वो वाले आइटम ढूंढने हैं जिसमें कम से कम 2 हेड हो। इसमें 3 है, बहुत अच्छी बात है, लिख दो यहाँ पे एच एच एच। यहाँ पे आ जाएंगे 2 हेड है, बहुत अच्छी बात है, HHT। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, जगह कम पड़ जाएगी मुझे। यहाँ पे देखो 2 हेड है, HTH। यहाँ पे आ जाओ HTT, HTT। फिर इधर देखो THH, टी, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ध्यान नहीं रहा मेरा। HTT थोड़ी ना आएगा यार, क्योंकि उसमें एक हेड है, आपको कम से कम 2 हेड चाहिए। ठीक है, तो अच्छा ये चलेगा, THH बिल्कुल चलेगा, THH। THT ना, TTH ना, TTT ना। तो आपके पास टोटल इतने ही फेवरेबल आउटकम रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस चीज की? प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ हेड, occurrence ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग समथिंग मैं लिखूंगा, यही वाला जो आइटम है ना ब्लैक इंक वाला, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसा समझ लो अभी आप। वो हो जाएगी आपके सामने 4/8, दैट इज 1/2। अच्छा, इस बात को ना अब मैं थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिख रहा हूँ और आपको CDF समझ में आ जाएगा। यही CDF है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या होता है, आप लिखना छोड़ दो और आगे देखो बस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है ये, और बहुत आसान भी है। ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हो गया कि आपका हेड क्या था? रैंडम वेरिएबल। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, x ही तो था नंबर ऑफ h। तो x का वैल्यू कम से कम 2 होना चाहिए। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x का वैल्यू या तो 2 हो या तो 2 से बड़ा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2? बिल्कुल। अरे यार x क्या था? नंबर ऑफ हेड, और नंबर ऑफ हेड या तो 2 हो या तो 2 से बड़ा हो। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये वाली जो रेड इंक है और ये जो ब्लैक इंक है ना, दोनों का मतलब सेम है और दोनों में जो अंतर है वही आपका मतलब चैप्टर का पर्पस था। आपको ये जो ब्लैक इंक में मैंने पढ़ाया है वो जेई में अपन पढ़ चुके हैं, इतना तो अपन पढ़ चुके हैं कि एटलीस्ट 2 हेड्स। उसी चीज को थोड़ा सा और हाई फाई मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखोगे तो ऐसा दिखेगा। वो आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस का है और सीईटी के सिलेबस में भी। इजी है, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा रुको रुको जरा सब्र करो, एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट 2 हेड्स, मैक्सिमम है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो आप इसमें फेवरेबल आउटकम्स देखोगे। फेवरेबल आउटकम्स, अच्छा फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे मुझे आप बताइए। एटमोस्ट 2 हेड्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 2 हो या तो 2 से कम हो। 0 1 2 चलेगा, ये तीनों चलेंगे क्योंकि ये 2 से कम है या 2 के बराबर है, बट ये 3 नहीं चलेगा। 3 नहीं चलेगा क्योंकि वो 3 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है सॉरी। तो 0 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, 3 हेड नहीं चलेगा। तो देखो इधर ये नहीं चलेगा, 2 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 2 हेड फिर से चलेगा, 1 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा एंड ये भी चलेगा। तो आपके पास बेसिकली फेवरेबल आउटकम तो बहुत सारे आ गए यार। सारे लिखना पड़ेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल, आपको अगर बोर्ड एग्जाम में नंबर चाहिए तो लिखना पड़ेगा। जेई का पेपर होता है तो अपन थोड़ी लिखते, HST, STH, STT, THH, TST, TTH, TTT, ठीक है। कितने हो गए गिनेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी तो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग समथिंग, ये आ जाएगी आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा ये जो समथिंग समथिंग है उसको अपन अंग्रेजी में लिखेंगे, अब सॉरी मैथमेटिकली लिखेंगे। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या हो गया कि आपके जो नंबर ऑफ हेड है वो x होते हैं, है ना, और x का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, मतलब 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो 2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एकदम आसान सी भाषा में लिख रहा हूं मैं। तो x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2, आप ऐसे लिखेंगे इसमें, x इज लेस देन इक्वल टू 2। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको बस 1 सेकंड का ये दिमाग लगाना होता है कि क्या लिखना है x की जगह। x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके सामने 7/8, ठीक है। तो CDF एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है। CDF का मतलब होता है कि आप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन लिख पाओ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख पाओ। अब मैं आपको है ना वो वाला जो टेबल है, ये वाला जो टेबल है, इसको एक लेवल और आगे लेके बताऊंगा आपको, है ना। देखो इधर, यहां पर एक और कॉलम अपन ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो एक कॉलम में ऐड करने वाला हूं, इसको अपन कहेंगे CDF कॉलम। क्या कहेंगे? CDF कॉलम। ये जो ब्लू वाला था, ब्लू वाला टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन।
और उसमें ब्लैक वाला मैं जोड़ दे रहा हूँ, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बता रहा हूँ, बड़ा आसान है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस वाले से ऐड करते जाओ, है ना, प्रीवियस वाले से ऐड करते जाओ। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ये तो आपने प्रोबेबिलिटी लिखी है, यहाँ पे अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। समझो मेरी बात, ये टेबल कैसे क्रिएट करना है आंख बंद करके, बिना दिमाग लगाए, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर जो वैल्यू लिखी 1/8 है ना, यहाँ पर अपन 1/8 लिख देंगे। अब अपन समझेंगे कि हो क्या रहा है। ये 1/8 क्या है, चलो बाद में समझाता हूँ। फिर क्या करेंगे, इस 1/8 को आप अगली वैल्यू से 3/8 से ऐड करो। अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 4/8। 4/8 को आप हाफ भी लिख सकते हो, बट मैं 4/8 लिखूंगा, ठीक है। फिर इसको आप अगली वैल्यू से ऐड करो 7/8। पहले आंख बंद करके टेबल बना लेते हैं बिना दिमाग के, फिर दिमाग लगाएंगे अपन। फिर 7/8 को आप नेक्स्ट वैल्यू से ऐड करो 1/8, तो क्या आएगा? 8/8। 8/8 क्या होता है? 1 होता है, तो इसको डायरेक्टली अपन 1 लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपका टेबल अगर सही बन रहा है तो लास्ट में अपने आप 1 आ जाएगा हमेशा, और लास्ट में अगर 1 नहीं आता तो समझ जाना आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, फिर से चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो लास्ट वाला कॉलम मैंने जोड़ा है, लास्ट वाला रो जोड़ा है एक्चुअली, जो ये क्या है? दिस इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF। इसी को अपन CDF कहते हैं, ठीक है। समझा रहा हूं मैं आपको। CDF का मतलब ही यह होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटमोस्ट समथिंग। मतलब x की वैल्यू, अगर मैं आपको बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 निकालो, तो ये बड़ा आसान फंक्शन होता है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। ये घर की काम वाली बाई भी कर देगी कि भाई एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेबल से देखा 3/8, खत्म। लेकिन अगर आपको बोलता कम से कम एक हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कम से कम एक हेड, तो आप क्या बोलते हैं? x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। अरे कम से कम एक हेड होना चाहिए ना, तो 0 चलेगा और 1 चलेगा, 2 नहीं चलेगा। 2 में तो फिर 1 से बड़ा हो गया ना। तो x लेस देन 1 में आप क्या बोलोगे? देखो इधर, हर कोई इधर देखो, कोई लिखेगा नहीं, सामने देखो, बहुत जरूरी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कम से कम एक हेड होना चाहिए। कम से कम एक हेड का मतलब क्या रहेगा कि 0 हेड चलेगा, 1 हेड बिल्कुल चलेगा, 2 हेड चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए ना आपका x का वैल्यू, नंबर ऑफ हेड्स 1 से छोटे होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या है? घर की काम वाली बाई को बोला, उसने बताया साहब जी 1/8, देख के बता दी ना, दिख रहा, आंख के अंधे थोड़ी अपन। और x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8। टेबल इसलिए तो बनाते हैं अपन। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4/8। ये जो CDF है ना, ये एक्चुअली आपको वही रिप्रेजेंट करके दे रहा है। ये 4/8 जो है 1 के नीचे आया है, इसका मतलब क्या है कि 1 से 1 के बराबर या कम, लेस देन और इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या लिखा है? x लेस देन इक्वल टू x लिखा है ना, वही है। x के नीचे, सॉरी 1 के नीचे लिखा है ना, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/8। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 बताओ, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये होगा कि 2 से छोटा मतलब 0 चलेगा, 1 चलेगा और 2 चलेगा। हाँ, 2 के बराबर है ना, तो 2 भी चलेगा। तो इनको आप ऐड कर दो, या ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होगा कि लेस देन और इक्वल टू 2 आपको यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्टली। 7/8 शुड बी योर आंसर, खत्म। टेबल देख के ही समझ में आ गया। अगर टेबल है तो टेबल देख के अपन समझ सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 2 होता है। ये लास्ट वाला जो आपका रो है ना, ब्लैक वाला रो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 2 से कम, 2 या 2 से कम होने की प्रोबेबिलिटी, 3 या 3 से कम होने की प्रोबेबिलिटी, 1 या 1 से कम होने की प्रोबेबिलिटी। और जो बीच वाला रो है ब्लू वाला, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्टली 1 होने की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 2 होने की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 3 होने की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 0 होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपको पढ़ाया ही इसलिए जाता है ताकि आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो और आपको इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ना जाए।
अपनी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अपने सिलेबस में से हट गया है वो, ठीक है, वरना आपको 3 लेक्चर और लगते हैं पूरा चैप्टर खत्म करने में, क्योंकि वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है ना उसमें बच्चे रोने लग जाते हैं सच में। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, बट अच्छी बात है आपकी मेहनत कम हो गई। अभी x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, आप ऐसे करके देखो, या फिर डायरेक्टली लेस देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी 7/8, खत्म, आपका आंसर आ गया 7/8। ठीक है, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 की प्रोबेबिलिटी 3/8 और 2 की प्रोबेबिलिटी भी 3/8, फाइनल आंसर 7/8। टेबल देख के वैसे भी समझ में आ रहा था आपको कि लेस देन इक्वल टू 2 कौन सी लास्ट वाला रो है, लेस देन इक्वल टू 2 लास्ट वाले रो पे जाना है आपको, तो 2 से आप लास्ट वाले रो पे जाओगे 7/8। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना इस चीज को। ठीक है, मैं आपके सामने पूरे नोट्स जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसी चीज को मैं ऊपर डेफिनेशन में लिखने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो आप, है ना, यहाँ पे मैं आपकी एक लाइन लिखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखने जा रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द टाइप, द प्रोबेबिलिटीज of the type, the probabilities of the type, इस टाइप की probability of x less than or equal to something is called CDF, is called cumulative distribution function, cumulative distribution function। probabilities है ना, तो R लिख दो, प्लूरल है। ठीक है, इसको अपन आगे भी लिख देंगे। इन पर्टिकुलर probability of x less than or equal to xi। ठीक है, अगर ये xi की जगह x2, मतलब समझो ना इस बात को, लेस देन इक्वल टू 2 होता अगर, तो आप कहां तक जोड़ते, 2 तक और 2 से छोटे वाले, 2 या 2 से छोटे वाले, है ना, तो आप कहां तक की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे, कॉमन सेंस से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 ऐड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 ऐड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 ऐड करोगे, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे i है, तो आप कहां तक जाओगे, आप जाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू i तक। बस यही इसकी एक डेफिनेशन है जो मैं आपको थोड़ा लिखवा देता हूँ। तो आपको लेस देन इक्वल टू 2 बोलता है तो आपको कहां तक जाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तक सारा ऐड कर देना है। लेस देन इक्वल टू 3 बोलता है तो 3 से छोटा वाला सारा, रटो मत इसको, ये तो मैंने ऐसे लिखवा दिया स्टाइल मारने के लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आपको थोड़ा सा नॉइस आएगा, है ना। ओके, तो बेसिकली आपका देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी अभी कराया था, सॉरी, इसको फिर से करते हैं अपन CDF के, और ये आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, फिर मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप लोग करते रहना, डाउट्स डिस्कस करते रहेंगे अपन। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, आपको आवाज आएगी स्वच्छ भारत अभियान की गाड़ी की। ठीक है, पहला तो अपन ने ये बोला कि ये निकालो, अब दूसरा इसमें सेम क्वेश्चन ऐड कर देता हूं मैं कि फाइंड या ऑब्टेन, लिखिए ऑब्टेन द CDF cumulative distribution function of x, obtain the cumulative distribution function of x। क्या आप निकाल पाओगे cumulative distribution function of x?
बिल्कुल निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, CDF का मतलब क्या होता है कि आपको हर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बाय डेफिनेशन, देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगेगा बट फिर आप यूज्ड हो जाओगे। बाय डेफिनेशन ऑफ CDF आप ये कह सकते हो कि CDF का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन f of x such that probability of x is less than or equal to x। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करना है, लेस देन इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करना है, एंड सो ऑन। मतलब आपको जब भी CDF निकालने का बोलेगा आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, CDF का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है लेकिन लिखने में हालत खराब हो जाती है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x की जगह 0 डाल के देखेंगे, तो आपके सामने जो सबसे पहला फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, f of 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0। तो 0 से कम की प्रोबेबिलिटी, 0 से कम की प्रोबेबिलिटी में कौन कौन आ जाएगा, 0 इटसेल्फ, और 0 से कम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या है यहाँ पे, k है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे k। सेकंड, हर कुछ लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अभी x की वैल्यू आपने 0 डाली थी, अब आपको 1 डालना पड़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 6 बार लिखना पड़ेगा। इसलिए CDF का क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, सुन रहे हो, नंबर 1 होगा इंदौर। यहाँ पे लोग बहुत पैशनेट है भाई सफाई को लेके। चलो।